एक इंसान को इंसान उसकी ओरिजिन्स नहीं बल्कि उसकी चॉइसेस बनाती हैं और ये चीज सब पर लागू होती है। नरक से आए नरक का दरवाजा खोलने वाले हेलबॉय पर भी। बिफोर बीइंग अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, गिल्लेर्मो डेल टोरो की रॉन पर्लमैन स्टारिंग हेलबॉय ने अपनी दोनों मूवीज से दुनिया भर में अपना एक कल्ट फेम गैदर किया, जहां पर गिल्लेर्मो डेल टोरो के इस कैरेक्टर को लेकर स्टाइलाइज्ड अप्रोच ने बहुत सारे लोगों को अपना फैन बनाया, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं जिन्होंने हमें कई बार कमेंट्स करके इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हेलबॉय मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। जहां पर आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों हेलबॉय डीसी कॉमिक्स का हिस्सा नहीं बन पाया था, कैसे और किसने प्ले किया है एब सेपियन, एंजल ऑफ डेथ और द चेम्बरलियन का रोल, क्यों नहीं बन पाई ओरिजिनल हेलबॉय की सिनेमैटिक यूनिवर्स, और फाइनली क्या अब भी कोई उम्मीद है हेलबॉय की कहानी को आगे बढ़ाने की। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलबॉय मूवीज बेस्ड है इसी नाम के डार्क हॉर्स कॉमिक बुक कैरेक्टर के ऊपर, जिसका पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिला था मार्च 1993 में डाइम प्रेस के इशू नंबर 4 में। ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप कवर अपीयरेंस था, जहां पर इसे रेड कलर के बजाय ग्रे कलर में दिखाया गया था। आगे जाके इस कैरेक्टर का फुल अपीयरेंस देखने को मिला अगस्त 1993 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इशू नंबर 2 में, और फाइनली इसी साल 1993 में नेक्स्ट मैन इशू नंबर 21 में इसके फुल रेड हेल कलर का अपीयरेंस देखने को मिला। इस कैरेक्टर को बेसिकली क्रिएट किया था माइक मिग्नोला ने, और तभी से अपनी कॉमिक बुक हिस्ट्री के दौरान हेलबॉय की कई सारी मिनी सीरीज, वन शॉट्स और ग्राफिक नॉवेल्स को भी पब्लिश किया जा चुका है। वहीं पर अगर सब कुछ माइक मिग्नोला के पुराने प्लान्स के हिसाब से होता तो कौन जाने, शायद हमें हेलबॉय मॉडर्न डीसीयू के अंदर भी देखने को मिलता, क्योंकि माइक मिग्नोला ने इसकी कहानी को डीसी को भी पिच किया था और डीसी को ये कैरेक्टर और उसकी कहानी बहुत पसंद भी आई थी। जहां पर प्लान तो ये भी था कि इसे डीसी के वर्टिगो इम्प्रिंट के अंदर पब्लिश किया जाएगा, लेकिन एक बहुत ही वियर्ड रीजन की वजह से डीसी ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया, और वो ये था कि हेलबॉय के टाइटल में हेल था और डीसी इस नाम को बदलना चाहता था, जो इसके क्रिएटर माइक मिग्नोला नहीं बदलना चाहते थे। वैसे भले ही ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स के अंदर पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन इसने 1999 में डीसी कॉमिक्स के बैटमैन और स्टारमैन के साथ क्रॉसओवर भी किया है। साथ ही साथ ये इनजस्टिस 2 गेम के अंदर हमें एक प्लेबल कैरेक्टर के रूप में भी दिखा, जो बेसिकली डीसी की गेम है। इस कैरेक्टर के कॉमिक बुक्स के आने के बाद गिल्लेर्मो डेल टोरो इस कैरेक्टर के बहुत बड़े फैन बन गए थे, और वो बेसिकली इसके क्रिएटर माइक मिग्नोला के साथ मिलकर इसकी मूवी बनाना चाहते थे, और यहाँ पर दोनों के दोनों रॉन पर्लमैन को ही हेलबॉय के रूप में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर स्टूडियोज को भी वही सेम दिक्कतें थी जो डीसी कॉमिक्स को थी, और वो बेसिकली हेलबॉय के टाइटल की वजह से उसे रिजेक्ट कर रहे थे। वहीं पर कुछ स्टूडियोज इस कैरेक्टर के नेचर और अपीयरेंस को बदलने की डिमांड कर रहे थे, जहाँ पर कुछ स्टूडियोज ऐसा भी चाहती थी कि हेलबॉय बेसिकली एक नॉर्मल इंसान हो और जरूरत पड़ने पर ही वो हेलबॉय में बदल जाए। यहाँ तक कि कुछ स्टूडियोज ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि हेलबॉय बेसिकली एक नॉर्मल बॉय हो जिसके पास हेल का एक डिमोनिक डॉग हो। ऑफ कोर्स इन सारी की सारी कंडीशंस के लिए गिल्लेर्मो डेल टोरो राजी नहीं हुए, और फाइनली कोलंबिया पिक्चर्स के साथ उनकी बात बन पाई। गिल्लेर्मो डेल टोरो ने अपनी हेलबॉय मूवीज के अंदर लेट अमेरिकन राइटर HP लवक्राफ्ट के कैरेक्टर चुथुलू की माइथोलॉजी पर हेलबॉय की पहली मूवी की माइथोलॉजी को मॉडल किया है, जहां पर चुथुलू एक एल्डर गॉड होता है जिसके कई टेंटिकल्स और कई आंखें होती हैं। वैसे अगर बात करें मूवी की कहानी के इंस्पिरेशन की, तो इसकी ज्यादातर इंस्पिरेशन ली गई है हेलबॉय के सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कहानी से। इसके अलावा हेलबॉय की ही कहानी राइट हैंड ऑफ डूम और बॉक्स फुल ऑफ इविल से भी कुछ इंस्पिरेशन ली गई है। हेलबॉय का स्टोन हैंड पहले कॉमिक बुक से अलग राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड में दिखाया जाना था, लेकिन लकीली रॉन पर्लमैन, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड हैं, उन्होंने इसे राइट में ही रखने का फैसला किया, जिसके कारण कॉमिक बुक का ये डिटेल मूवी में इंक्लूड किया जा पाया। लेकिन जो इंक्लूड नहीं किया जा पाया वो था हेलबॉय का फीट, जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर गाय, घोड़े और बकरियों की हूव्स की तरह है, जिसे कॉमिक बुक में हेलबॉय अपने ट्रेंच कोट से छुपाए हुए होता है। लेकिन इस चीज को मूवी के अंदर प्रैक्टिकली दिखा पाना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए मूवीज के अंदर हेलबॉय को बूट्स पहने हुए दिखाया जाता है। इन्हें ध्यान से देखिए, आपने इन्हें देखा तो बहुत जगहों पर होगा, लेकिन फिर भी आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इन्हें ऐसे नहीं देखा जैसा ये खुद दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका नाम है डग जोन्स।
जो एक अमेरिकन एक्टर, कॉन्ट्रॉटनिस्ट और एक माइम आर्टिस्ट हैं, और उनकी यही सारी खूबियां हॉलीवुड के कई मशहूर और सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर्स को ऑन स्क्रीन जिंदा करने में काम आई हैं। जहां पर हो सकता है कि आप ये बात न जानते हो कि पहली मूवी के अंदर एब सेपियन और दूसरी मूवी के अंदर एब सेपियन के साथ साथ एंजल ऑफ डेथ और चैम्बरलियन के रोल और आवाज को डग जोन्स ने ही दिया था। जहां पर इन क्रीचर्स के सूट्स को पहनना इतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल था कि उन्हें सूट के बाहर कुछ भी साफ दिखाई और सुनाई नहीं दिया करता था। वह इस रोल के अलावा डग जोन्स ने गिलर्मो देल टोरो के साथ और भी कई मूवीज में काम किया है, जिनमें शामिल है पैन्स लिबरिंथ, क्रिम्सन पीक और द शेप ऑफ वाटर। इसके अलावा वो 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में सिल्वर सर्फर का रोल प्ले कर चुके हैं। हेलबॉय का रोल मिलते ही रॉन पर्लमैन ने हेलबॉय की जमकर तैयारी शुरू कर दी, जहां पर उन्होंने अपने कैरेक्टर को समझने के लिए हेलबॉय की सारी कॉमिक बुक को पढ़ डाला और फिजिकल प्रिपरेशन के लिए उन्होंने हफ्ते के 5 से 7 दिन के 3 घंटों तक जमकर वर्कआउट शुरू किया, जिसके कारण फाइनली हेलबॉय का रोल उन पर इतना ज्यादा जच पाया। गिलर्मो देल टोरो ने अपनी दोनों हेलबॉय मूवीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर से भी ज्यादा इन मूवीज के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, जहां पर उन्होंने कई सारे सेट पीसेस और क्रीचर्स को अपने हिसाब से डिजाइन तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को भी अपनी वॉइस दी है। जहां पर पहली मूवी के अंदर बेबी हेलबॉय, समायल और क्रोनन शामिल हैं। वहीं पर दूसरी मूवी में वैसे तो जोआन क्राउस की इंग्लिश वर्जन की आवाज सेथ मैकफार्लेन ने दी थी, लेकिन इसका स्पेनिश डब गिलर्मो देल टोरो ने ही दिया है। गिलर्मो देल टोरो की मूवीज के अंदर मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो दिखने में कितने ही ज्यादा एक्सट्रीम या सोफिस्टिकेटेड हों। यही कारण है कि इनके पीछे घंटों का समय जाता है। इसीलिए यहाँ पर रॉन पर्लमैन को हेलबॉय के लिए तैयार होने में 4 से 5 घंटों तक का प्रोसेस लगता था, जहाँ पर उनकी आईलिड्स को छोड़ के उनकी पूरी की पूरी बॉडी को मेकअप और प्रोस्थेटिक से कवर किया जाता था। वहीं पर दूसरी ओर डग जोन्स को लगभग 5 से 7 घंटे बिताने पड़ते थे अपने अलग अलग कैरेक्टर्स में बदलने में, और इतना ही वक्त उन्हें अपने मेकअप को उतारने में भी लगता था। वहीं पर 2019 की हेलबॉय मूवी के अंदर डेविड हार्बर को इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का वक्त लगता था, जहां पर उनके लिए कई सारे प्रोस्थेटिक्स और प्री मेड बॉडी सूट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर एक्शन होता है वहां पर हादसे भी होते हैं। यही कारण है कि लीड एक्टर्स को कुछ इंजरीज झेलनी पड़ी थी। यही कारण है कि जहां पर हेलबॉय समायल से निपटता है, उस सबवे वाले सीन में रॉन पर्लमैन एक ट्रेन से टकरा गए थे जो उनकी तरफ 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा था, और इसने रॉन पर्लमैन की रीब्स तोड़ दी थी। वहीं पर दूसरी ओर जिस सीन में एब सेपियन को पानी की टैंक के अंदर दिखाया जाता है, उस सीन की शूटिंग के लिए डग जोन्स 7 घंटे तक हार्नेस के थ्रू लटके हुए थे, और जब उन्हें उतारा गया तो हार्नेस की रगड़ के कारण उनके बॉडी के अलग अलग हिस्सों से खून आने लगा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सेकंड मूवी के अंदर एक्टर ब्रायन स्टील ने विंग का सूट पहना था, जहां पर उनकी टोटल हाइट 6.5 फीट होने के बावजूद भी विंग के 7 फुट 3 इंच की हाइट को अचीव करने के लिए 10 इंच के स्टिल्स पहनने पड़ते थे। और तो और सूट का अपना अकेला वजन तकरीबन 130 पाउंड यानी लगभग 60 किलोग्राम के बराबर था, और फिल्मिंग के दौरान इन चीजों को मैनेज करते हुए ही पसीने के थ्रू ब्रायन स्टील ने अपना 6 किलोग्राम तक का वजन कम किया। अगर दूसरी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेटिस्फैक्टरी होता तो हमें इसकी तीसरी मूवी के साथ साथ हेलबॉय का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलता, जहां पर तीसरी मूवी की तैयारी तो की ही गई थी, साथ ही साथ एब सेपियन की अपनी मूवी हेलबॉय सर्विलांस की भी तैयारी की जा रही थी, जहां पर बेसिकली एब सेपियन के BPRD के कोलोराडो ब्रांच में ट्रांसफर होने की बात दिखाई जाती। और तो और इस मूवी के अंदर हमें हेलबॉय, एंजल ऑफ डेथ और एजेंट मायर्स का भी कैमियो देखने को मिलता, लेकिन फाइनली इस मूवी सीरीज को रिबूट कर दिया गया। 2017 में डेडपूल की सक्सेस को देखते हुए गिलर्मो देल टोरो ने अपने फॉलोअर्स से ट्विटर पर हेलबॉय 3 के बारे में पूछा था, जहां पर उन्हें इस मूवी को बनाने के लिए 1 लाख वोट्स मिले थे। इसी की वजह से गिलर्मो देल टोरो ने रॉन पर्लमैन और माइक मिग्नोला से इस बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन दूसरी मूवी के बहुत समय बीतने के कारण इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गिलर्मो देल टोरो ने माइक मिग्नोला से इसकी कहानी को कॉमिक बुक में भी आगे बढ़ाने की बात की थी, लेकिन माइक मिग्नोला ने इस चीज के लिए उन्हें मना कर दिया था। हेलबॉय की रिबूट के लिए माइक मिग्नोला ने डेविड हार्बर के स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के कैरेक्टर जिम हॉपर को देखकर ही उन्हें ये रोल ऑफर किया था,
जहाँ पर ऑफ कोर्स उन्हें जिम हॉपर से हेलबॉय में बदलने के लिए रॉन पर्लमैन की तरह ही हफ्ते में 5 दिन और दिन के 3 घंटे लगातार वर्कआउट और एक्सरसाइज करना पड़ा था। अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। आज आपको जितनी भी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है वो गिलेर्मो डेल टोरो की पहली हेलबॉय मूवीज की वजह से ही है। एंड ऑफ कोर्स इन मूवीज ने अपने हिसाब से ठीक ठाक कमाई की थी, जहां पर पहली मूवी ने 60 से 66 मिलियन डॉलर्स की बजट पर तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए थे। वहीं दूसरी मूवी ने 82 से 85 मिलियन डॉलर्स की बजट पर 168 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, जहां पर सेकंड मूवी की रिलीज के दौरान उसी समय डार्क नाइट मूवी की रिलीज होने के चलते इसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई एंड ऑब्वियसली इसी वजह से आगे इसकी सीक्वल नहीं बन पाई। बात करें इन दोनों के क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो पहली मूवी को सैटर्न अवार्ड की बेस्ट फैंटेसी फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था, वहीं पर दूसरी मूवी ने सैटर्न अवार्ड का ही बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड जीता। बात करें अगर थर्ड मूवी की तो एक गिलेर्मो डेल टोरो की मूवीज के आगे कहीं पर भी नहीं टिक पाई, जहां पर फिल्म के 50 मिलियन डॉलर्स के बजट होने के बावजूद भी इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ 44 मिलियन डॉलर्स ही कमाए थे और ये मूवी 2019 की दूसरी सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। यही कारण है कि डेविड हार्बर के हिसाब से प्रोडक्शन इसकी सीक्वल के बारे में सोच भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब भी एक उम्मीद की रोशनी बाकी है, जहां पर रॉन पर्लमैन अब भी गिलेर्मो डेल टोरो के साथ मिलकर उनकी हेलबॉय 3 पर काम करना चाहते हैं। बल मेरे हिसाब से अगर एक लाइव एक्शन मूवी नहीं तो वो एक एनिमेटेड मूवी या सीरीज तो बना ही सकते हैं। अब जैसा कि उनकी नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव टेल्स ऑफ आर्केडिया सीरीज एक सक्सेस साबित हुई है, मेरे हिसाब से हेलबॉय एनिमेटेड फॉर्म में भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो गाइस ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हेलबॉय मूवी फैक्ट्स। मेरे हिसाब से रीबूटेड हेलबॉय मूवीज के अंदर डेविड हार्बर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। डेविड हार्बर का हेलबॉय का पोर्ट्रेयल और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बस मूवीज ही कुछ खास नहीं थी और उम्मीद करता हूँ कि हेलबॉय के यूनिवर्स से ही हमें जल्द ही कुछ अच्छा देखने को मिले। बाय द वे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इसके अलावा आप हेलबॉय मूवीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।